हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। पहाड़ों की फिजाओं में बसा प्यारा सा मणिपुर आजकल लहूलुहान हो गया है। 3 मई 2023 के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं और 40,000 से ज्यादा लोग या तो पलायन कर चुके हैं या फिर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। राज्य के हालात ये हैं कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने ट्वीट करके ये कहा कि मणिपुर अब स्टेटलेस हो गया है। जीवन और संपत्ति कभी भी नष्ट की जा सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया जैसे घटनाक्रम भारत में भी होने लगे हैं। इस वायलेंस के लिए 2 घटनाक्रम मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। पहला, जब राज्य सरकार ने एक मादक पदार्थ विरोधी अभियान शुरू किया, जिसमें पहाड़ी जिलों में अफीम की खेती को लक्षित किया गया। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि यह अभियान उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने का बहाना था और सरकार पर मेती का पक्ष लेने का आरोप लगाया। और दूसरी वजह मणिपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर, जिसमें यह कहा गया था कि मणिपुर की ट्राइबल लिस्ट में मेतई कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए। इन वजहों के खिलाफ वहां के जनजातीय समुदायों ने एक रैली निकाली। रैली के बाद हिंसा भड़की और कुकी समुदाय की तरफ से मेतई समुदाय पर हमले किए गए। इसी के जवाब में मेतई समुदाय ने भी कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए। लेकिन वहां के आदिवासी समूह मेतई समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं? वहां के कई आदिवासी समूहों का मानना है कि मेतई समुदाय बहुसंख्यक है, शासन प्रशासन में उनका दबदबा है और वे बहुत आगे हैं। अगर ऐसे में मेतई समुदाय को आरक्षण मिलता है तो हमें दबाया जाएगा, हमारे लिए नौकरी के अवसर कम होंगे, हमारे वन संपदा के अधिकार कम हो जाएंगे और उन्हें पहाड़ियों में भूमि अधिग्रहण करने और आदिवासियों को बाहर धकेलने की अनुमति मिल जाएगी। अब बात ये करते हैं कि मेतई समुदाय को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का ऐसा मानना है, मणिपुर की रियासत के एकीकरण से पहले मेतई समुदाय एक जनजाति का दर्जा रखता था। उन्होंने यहाँ भी दावा किया कि एकीकरण के बाद एक जनजाति के रूप में मेतई समुदाय ने अपनी मान्यता खो दी। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि एसटी दर्जे के लिए मेती की मांग उनकी संस्कृति, भूमि, परंपरा, भाषा की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर आधारित है। ऐसे में अगर उनको एसटी का दर्जा दिया जाता है तो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। याचिकाकर्ताओं का ऐसा तर्क है कि मेतई समुदाय को धीरे धीरे उनकी पैतृक भूमि में हाशिए पर डाल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आबादी में गिरावट आ गई। 1951 की जनगणना में जहां पहले उनकी आबादी 59% थी, अब वहां घटकर 2011 में 44% हो गई। लेकिन ये लड़ाई केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, जमीन बनाम जंगल और सामाजिक धार्मिक मतों की स्वतंत्रता का भी विवाद है। मणिपुर अब एक जटिल दौर में पहुंच चुका है। वहां फैली हिंसा को रोकने में ना तो केंद्र सरकार सफल हो पा रही है और ना राज्य सरकार। दोनों ने वहां के नागरिकों को जैसे अपने हाल पर छोड़ दिया। अब वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात है। अब तो वहाँ मंत्री और सांसद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कम से कम 3 मंत्रियों के घर जला दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रवी तत्वों के सामने किस कदर सुरक्षा बल निस्सहाय है। महीने भर पहले जब हिंसा भड़की थी, तब उसे बेकाबू होते देख उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया। तब करीब 10 दिन तक हिंसक घटनाएं रुकी रही, मगर फिर भड़की और इसने भयानक रूप ले लिया। असम के मुख्यमंत्री को कुकी और मेतई समुदाय के बीच समझौता कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर उसे दोनों समुदायों ने अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल की अगुवाई में एक शांति समिति गठित की गई, मगर उसका भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता। आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो पा रही। इनको हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल फैक्टर, सेकंड, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वहां के समुदायों द्वारा शेड्यूल ट्राइब की डिमांड की जाती है, जिसके बारे में अभी हमने समझा। सेकंड इश्यूज गवर्नेंस को लेकर है। वहां के लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही है और जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म कर देती है या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को
लागू कर देती है, जबकि ये अशांति के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से निपटने के सही तरीके नहीं हैं। मेइतेई समुदाय जो वहां बहुमत में है, मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में निवास करती है, जो राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का सिर्फ 10वां हिस्सा है। भूमि और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने मेइतेई और पहाड़ी जनजातियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का ना होना भी अंतरजातीय तनावों को बढ़ा देता है, क्योंकि समुदाय दुर्लभ संसाधनों और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद की अशांति के कारण मणिपुर में बर्मा शरणार्थियों का लगातार प्रवाह हुआ है, जो राज्य में जातीय संतुलन को जटिल बना रहा है। लेकिन इस मणिपुर की अशांति का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रेंड्स, मणिपुर में अशांति से तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के व्यापार जैसी सीमा पार आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। यहाँ क्षेत्र की सीमाओं को और अधिक संवेदनशील बना सकती है और समग्र सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। मणिपुर में अशांति का म्यांमार, बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। शरणार्थी प्रवाह में वृद्धि और सीमा पार अपराध संबंधों को तनाव में डाल सकते हैं और क्षेत्र में राजनयिक प्रयासों को बाधित कर सकते हैं। लगातार अशांति निवेश को रोक सकती है और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हो सकती है, जो बदले में अधिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का कारण बन सकती है। मणिपुर में अशांति के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का आंतरिक विस्थापन हो सकता है, जिससे पड़ोसी राज्यों और संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। यहाँ विभिन्न जातीय समूहों और समुदायों के बीच अतिरिक्त तनाव पैदा कर सकता है, जिससे समस्या और जटिल हो जाती है। लंबे समय तक अशांति के परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और यहाँ विश्व में भारत की छवि और क्षेत्र में और उसके बाहर मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक अशांति उग्रवादी समूहों को अपने प्रभाव का विस्तार करने और अधिक लोगों को भर्ती करने के लिए मौका देती है, जिससे चरमपंथी गतिविधियों में वृद्धि होती है और इस क्षेत्र को और अस्थिर बना सकती है। लेकिन क्या कारण है कि हम अभी तक मणिपुर में अशांति की समस्या से जूझ रहे हैं? कई जनजातियों और समुदायों के साथ मणिपुर के विविध जातीय परिदृश्य के कारण सभी समुदायों की शिकायतों को दूर करना मुश्किल हो जाता है। मेइतेई, नागा, कुकी और अन्य जनजातियों के बीच चल रहे तनाव के कारण ऐसा समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण हो गया जो सभी को संतुष्ट कर सके। मणिपुर में कई सशस्त्र समूह काम करते हैं, प्रत्येक के अपने उद्देश्य और मांगे हैं। उनकी उपस्थिति शांति प्रक्रिया को जटिल बनाती है और सरकार के लिए इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था स्थापित करना कठिन हो जाता है। मणिपुर में अशांति म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की घटनाओं से प्रभावित है, जहाँ सैन्य तख्तापलट और उसके बाद की कार्रवाई के कारण शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। ये बाहरी कारक मणिपुर की स्थिति में जटिलता की एक और परत को जोड़ते हैं। हालांकि सरकार ने मणिपुर में मुद्दों को हल करने के लिए कई पहले शुरू की हैं, लेकिन इन नीतियों का कार्यान्वयन अक्सर कम होता है, जिससे जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। इससे स्थानीय आबादी और सरकार के बीच विश्वास की कमी हो गई, जो अशांति को हल करने में बाधा डालता। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ये सभी फैक्टर वहाँ के मौजूदा तनाव को और बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए? सबसे पहले हमें सभी समुदायों को बातचीत की मेज पर लाना होगा, क्योंकि जब तक बातचीत के लिए राजी नहीं कर सकते तब तक अशांति को रोकना लगभग नामुमकिन है। फिर हमें वहां गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि करप्शन, इनएफिशिएंसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तस्करी, घुसपैठ और शरणार्थियों की आमद जैसे सीमा पार के मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए पड़ोसी देशों, विशेष रूप से म्यांमार के साथ सहयोग को मजबूत करना होगा। सीमा प्रबंधन पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग मणिपुर म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम आ सकता है। विविध संस्कृतियों की बेहतर समझ और सराहना को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर के भीतर और राज्य और भारत के अन्य क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा,
क्योंकि बेहतर भावनाओं की समझ शांति स्थापना में मील का पत्थर साबित हो सकती है। वहाँ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा, गरीबी को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन, इन सभी में इन्वेस्ट करने की जरूरत। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब हमारे पास इतने सारे रास्ते हैं तो आखिर अब तक बातचीत की कोई गंभीर पहल क्यों नहीं की गई? क्यों उपद्रवियों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं किया गया? हमें ये समझना होगा, अगर समय रहते हमने शांति स्थापना के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए तो ये मामला और आगे बिगड़ सकता है। थैंक यू।